कर रहे होंगे। तो सीटेट की बहुत सारी क्लासेस आपने इस चैनल पर देखी होंगी। अब हम लोग सीटेट के महा मैराथन्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज 15-15, 20-20 क्वेश्चंस करा देते हैं, जिसके बाद अगर आप पूरे सीरीज को फॉलो करते हो तो आप इस बार सीटेट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सारे के सारे क्लासेस को देखिए, सारे के सारे वीडियोस को देखिए, सारे क्वेश्चंस को समझिए एंड लास्ट में अपना स्कोर भी देखिए कि आपके कितने आउट ऑफ सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि बाल विकास यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक होता है, इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने उनको और उनके बेसिस पर जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बनेंगे उन्हें भी इंक्लूड किया है। तो इस टाइप से जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो गया, या फिर और भी जो टॉपिक्स हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ आएगी चीजें क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो ये तो दिख रहा है, और बाल विकास का अर्थ है सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे का संपूर्ण विकास करना। बाल विकास से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना आंसर जब भी करिए तो आप बच्चे को सेंटर में रख के करिए, क्योंकि या चाहे हमारी एजुकेशन पॉलिसी हो, या हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, या फिर हमारे टीचर हो, या फिर हमारे बुक्स हो, या फिर हमारा कैरिकुलम हो, या फिर जो भी रूल रेगुलेशन है, ये सारी की सारी चीजें बच्चे को सेंटर में रख के ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बच्चे को सेंटर में रखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो अगर आप इसको सेंटर में रख के अपना आंसर करोगे तो 110% चांसेस है कि आपका आंसर सही हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि विकास की दिशा क्या होती है। आप मुझे बताइए कि विकास की दिशा क्या होती है। क्या सिर से पैरों की ओर होती है, या पैर से सिर की तरफ होती है, या नीचे से ऊपर की तरफ होती है, या फिर बाएं से दाएं की तरफ होती है। तो हमें पता है कि विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या है। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जिन पियाजे आपकी क्लास आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं और आपको 1 से 2 नंबर दिला के जाने वाले हैं, तो मैं कहूंगी कि एग्जाम से पहले आप एक बार जिन पियाजे जी को जरूर देख लीजिएगा। कोहल वर्ग वाइगोस्की को जरूर से जरूर एक बार देख के ही जाना है। बाल्यावस्था को किस विकास की अवस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था क्या है। बाल्यावस्था सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास की अवस्था होती है, यानी कि इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चे का पूरा सामाजिक विकास भी हो रहा है, उसके भावनाओं का विकास भी हो रहा है, और उसके नैतिक मूल्यों, उसके जो मोरल वैल्यूज हैं, उसका भी विकास हो रहा है। क्लियर। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि परिपक्वता का संबंध किससे है। परिपक्वता का संबंध किससे होगा। आप मुझे बताइए। क्या अभ्यास से परिपक्वता आती है। नहीं। अनुभव से आती है, वंशानुक्रम से। आप मुझे बताओ कि किसी के अंदर वंशानुक्रम से परिपक्वता आती है। यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव से, पर्यावरण से। देखिए परिपक्वता जो है वो मैच्योरिटी जो है, यहाँ पे आप इसका आंसर करो बी, क्योंकि यहाँ पे बी आंसर सही होगा, सी नहीं होगा। परिपक्वता जो है वो अनुभव से आती है। जब आप बड़े होते हो, जब आपके अंदर आप जब सोशली कनेक्ट करते हो, जब आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, तो आप परिपक्व होते हो। तो ये अनुभव के कारण आएगी, ना कि वंशानुक्रम से आएगी। क्लियर। बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। बाल विकास की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। क्या ये असतत प्रक्रिया है। असतत मतलब है कि आप एक समय के बाद क्या ये ऐसे ऐसे चलते चलते रुक जाती है। नहीं, बच्चे का विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 1 साल से 2 साल तक बच्चा बढ़ रहा है और फिर 2 से 3 साल के बाद वो रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं कहती हूँ कि बच्चे का विकास जो है ना, वो बालक का विकास, यहाँ पे किसी जेंडर स्पेसिफिक को नहीं कहा जा रहा है। बालक का सेंस यहाँ पे बच्चे के वो चाहे फीमेल चाइल्ड हो या फिर मेल चाइल्ड हो, हर एक बच्चे से रिलेट करके आप समझिए कि यहाँ पे बच्चे के विकास से मतलब है कि उसका विकास क्या 1 से 2 साल होगा, 2 से 4 साल होगा, बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, भाषाई विकास होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक वक्त के बाद रुक जाती है, ऐसा तो नहीं है। हम जन्म लेने के साथ साथ जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हम तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमारा विकास होते रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है।
सामाजिक विकास का समाधान है, सामाजिक विकास का प्रमुख साधन क्या है? तो सामाजिक विकास का प्रमुख साधन अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे परिवार भी है। कहते हैं कि बच्चे का सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और सबसे पहले शिक्षक उसकी माँ है। विद्यालय से भी वो बहुत सारी चीजें सीखता है, समूह से भी। तो बच्चे का सामाजिक विकास अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास उसके सामाजिक परिवेश, उसके विद्यालयी परिवेश, उसके मित्र के परिवेश और उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्या कहता है कि किशोरावस्था में प्रमुख विशेषता विकास होता है। किशोरावस्था में किस चीज का विकास होता है? तो आप यहाँ पे देखो कि शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी तरह के विकास हम किशोरावस्था में भी देखते हैं। तो इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। वही अगर आपसे पूछे कि जन्मजात कारक कहलाते हैं, इसमें से क्या है जो जन्मजात मिलता है बच्चों के अंदर? क्या पर्यावरण उन्हें जन्मजात मिल जाता है? क्या शिक्षा आप पैदा होते बच्चे को पढ़ाने लगते हो? बच्चे का जन्म हो रहा है और आपने उसे कॉपी बुक्स पकड़ा दी, ऐसा होता है? या फिर आप उसे लेबोरेटरी में ले जाओगे और उसका परीक्षण करना शुरू कर दोगे? नहीं। वंशानुक्रम, जन्मजात बच्चे में उसकी हेरिडिटी होती है, यानी कि उसका जो वंशानुक्रम है वो उसके साथ पैदा हुआ है, उसको वो चीजें बाय बर्थ मिली है। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि बालक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन आप क्या कहोगे? इसका हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो लास्ट के 10 दिन है ना, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और अपना एक माइंडसेट बनाइए एग्जाम का। क्योंकि क्या होता है कि सीटेट कोई बहुत बड़ा और बहुत लेंदी पेपर नहीं है। आप इसको थोड़े बहुत अपने कॉमन सेंस के साथ एंड टीचर सेंटेड ना होके, स्टूडेंट सेंटेड होके अगर आप उसके आंसर्स को सॉल्व करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर जाओ। क्लियर? विकास का सिद्धांत निकट से दूर का अर्थ क्या है? विकास का सिद्धांत निकट से दूर का अर्थ ये है कि केंद्र से बाहर की ओर जाना, यानी कि इसका बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कहता है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अगर मैं बात करूं तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? यहाँ पे भय, उदासी, आलस नहीं होता, उनमें जिज्ञासाएं होती है। अगर आप किसी ऐसे बच्चों से मिलो जो अभी चाइल्डहुड एज में है, जो बाल्यावस्था में है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। ये क्या है, वो कहाँ से आया, ये किसने किया, वो किसने किया था, तो क्या है ये, वहां उसके अंदर इतनी ज्यादा जानने की जिज्ञासाएं होती है। खेल का संबंध किससे है? मनोरंजन से, सीखने से, सामाजिक विकास से। हाँ, हो सकता है। इसका तो सारा आंसर सही है। खेल का संबंध बच्चे के विकास से भी है, उसके मनोरंजन से भी है, उसके सामाजिक विकास से भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अगर एक बच्चा खेल रहा है तो हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कुछ सीख रहा हो, फिर उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिर उसका मनोरंजन भी हो रहा है, और इस तरह से क्या है कि उसकी मांसपेशियां भी काम कर रही है, वो सीख भी रहा है, खेलते खेलते सहयोग की भावनाएं भी उसकी डेवलप हो रही है। तो खेल जो है ना वो बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्लियर? बालक विकास का सबसे अधिक प्रभाव डालता है। बालक विकास पर सबसे अधिक क्या प्रभाव डालेगा? तो बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा, यहाँ पे हम डी ऑप्शंस के साथ तो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, पर बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा आनुवांशिकता और पर्यावरण ही निर्भर करता है। क्लियर? यानी कि बच्चे की हेरिडिटी क्या है? बच्चे के हेरिडिटी के साथ साथ उसका इन्वायरमेंट कैसा है। ऐसा नहीं है, आप देखो, एक आप इस चीज को समझने वाली बात है कि जैसा बच्चे का वातावरण रहता है ना, बच्चा उस टाइप का हो जाएगा। अब आप सोचो कि किसी पढ़े लिखे इंसान का, किसी बहुत वेल सेटल्ड इंसान के यहाँ अगर एक बच्चा हो रहा है, बेबी हो रहा है, और आप उसे किसी ऐसे जगह पे रख दो जहां पे वो शिक्षा से वंचित है, तो उसके तो जीन्स ऐसे थे कि वो पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे थे या फिर वो एजुकेटेड फैमिली से आते थे, बट क्या हुआ कि हमने उनके एनवायरमेंट को चेंज कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? क्या उस बच्चे में इनबिल्ट जो चीजें हैं, क्या वो इनबिल्ट होके आ जाएंगी? मतलब कि वो बस सब कुछ सीख जाएगा, उसे इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे पेरेंट्स के बच्चे को लेकर आओ जिनके अंदर एजुकेशन नहीं है, किसी भी कारण से उनको एजुकेशन नहीं मिली है, और आप उनको एक ऐसे सराउंडिंग, एक ऐसे वातावरण में रखो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही हो, जहाँ पे सब लोग अच्छे अच्छे बातें कर रहे हो, जहाँ पे शिक्षा की वैल्यू हो, एजुकेशन को वैल्यू दिया जा रहा हो,
तो आप कंपैरिजन करके देखोगे तो कुछ सालों के बाद आप देखोगे तो जिस बच्चे को जिस सराउंडिंग में रखा गया है ना, जिसके जिसके थ्रू रखा गया है या फिर जिस वातावरण में रखा गया है, उस बच्चे के अंदर उस टाइप की चीजें देखने लगेंगी। यानी कि वो अपने इन्वायरमेंट से भी सीखेगा, और ये चीजें जो है वो ये नेचुरली होती है, ये हर बच्चे के अंदर है। क्लियर? विकास की गति होती है। विकास की गति कैसी होती है? सॉरी, यहाँ पे विकास की गति समान नहीं, विकास की गति कैसी होती है? यहाँ पे विकास की गति समान होती है, असमान नहीं। इसका राइट आंसर, एक सेकंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विकास की गति समान होती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या कहता है कि अधिगम सिद्धांत यानी कि जो लर्निंग थ्योरी है उसके हम अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक है हमारा। यानी कि अभी तक हमने जो बालक के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन किए, अब हम कर लेते हैं यहाँ पे अधिगम सिद्धांत यानी कि लर्निंग थॉट्स या लर्निंग थ्योरी से 15 क्वेश्चन। क्लियर? तो पहला है कि प्रयास एवं त्रुटि के प्रतिपादक कौन थे? तो आप मुझे बताओ कि प्रयास एवं त्रुटि के प्रतिपादक कौन हो सकते हैं? कौन है प्रयास एवं त्रुटि के प्रतिपादक? तो क्या ये पोलो थे, स्कीनर थे, थॉर्नडाइक थे या कोहलबर्ग थे? तो प्रयास एवं त्रुटि हमेशा थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं। एंड थॉट्स से भी क्वेश्चंस आएंगे। मैंने वही टॉपिक्स उठाए हैं जिनसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? अब ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पोलो महोदय का है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कोहलबर्ग हैं जिन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है। वही अगर मैं बात करूं तो प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत और कोई नहीं, वो स्कीनर महोदय हैं। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक की जब भी बात हो तो यहाँ पे वंडुरा जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत देते हैं। वही अगर मैं बात करूं सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो यहाँ पे रटंत विद्या टिकंत नहीं, मैंने हमेशा कहा है अनुभव आधारित शिक्षा जो है, अनुभव आधारित लर्निंग है, अनुभव आधारित जो सीखने की विधि है, ये सबसे श्रेष्ठ है और सबसे अप्रोप्रिएट है। आप आंसर इसी को करिए। सीखने में पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है। सीखने में पुनर्वलन का प्रयोग कब किया जाता है, ये किसने कहा है? तो ये थॉट्स जो है ना वो स्कीनर महोदय के हैं। वो कहते हैं कि पुनर्वलन यानी कि जब आप बच्चे को पुनर्वलन देते हो ना तो उसके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अभ्यास या स्मरण नहीं। अभ्यास स्मरण नहीं, यहाँ पे है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। यानी कि अधिगम लर्निंग का मतलब होता है व्यवहार में अस्थायी यानी कि चेंजेस आ रहा है, स्थायी परिवर्तन आ रहा है। क्लियर? वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बट स्टिल उसमें परिवर्तन तो आ रहा है ना। सीखने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो सीखने का प्रमुख कारण प्रेरणा, अभ्यास, परिपक्वता, ये सभी हैं। यानी कि डी आंसर इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। और मैं कह रही हूँ कि जब भी आपको डी ऑप्शंस दिखे तो आप थोड़ा बहुत केयरली उसको आंसर करिए। हो सकता है कि वो आंसर हो भी और ना भी हो। क्लियर? सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित सिद्धांत है। सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कोई और नहीं है, ये है हमारे वाइगोस्की महोदय। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप बी आंसर के साथ जाइए। सीखने में सबसे प्रभावी क्या है? तो सीखने में सबसे प्रभावी रुचि होता है। अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसे क्या सिखा लोगे, क्या पढ़ा लोगे, कितना पावर लगा दोगे? अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अधिगम का सामाजिक सिद्धांत अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्याजे महोदय का दिया हुआ है। व्यवहारवाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो व्यवहारवाद किस पर आधारित होगा? ये अभिवृत्ति पर आधारित है। नहीं, ये व्यवहार, बाह्य व्यवहार पर आधारित है। व्यवहारवाद तो बाह्य पर ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है कि सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो आप मुझे बताओ कि सीखने का क्या सर्वोत्तम समय दिन में है, दोपहर में है, रात में है? जब विद्यार्थी प्रेरित हो तब सीखने का सही समय होता है। अब आप ये आंसर मत कर देना कि सारे स्कूल्स तो दिन में होते हैं, तो सीखने का सबसे अच्छा टाइम तो सुबह हो गया, दोपहर हो गया या दिन के समय हो गया। नहीं, जिस समय बच्चा एक्टिव हो,
जब विद्यार्थी प्रेरित हो, जब वो सीखना चाहे, सबसे पहले कहते हैं ना कि जब जागा तभी सवेरा, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा, अब मुझे एक बात बताओ कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, उस समय उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो प्रेरित ही नहीं है, तो आप क्या पढ़ा लोगे, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपके 40 मिनट 45 मिनट क्लास लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप आए, आपने अपने टॉपिक्स कंप्लीट किया और आप चली गई, उसने कुछ सीखा ही नहीं। क्लियर? अधिगम का संबंध है केवल शिक्षा से, केवल अनुभव से, शिक्षा और अनुभव दोनों से। हाँ देखिए, कभी भी केवल आंसर पे मत जाइए जिसमें कह रहा हो कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। नहीं, आप एक बार देखो कि बोथ कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहे हैं। क्लियर? राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं अब हम शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड से भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एंड ये चीजें आप नोट कर लो, आप एग्जाम के बाद मुझे बताना। आप ये देखना, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाने हैं आपसे। क्लियर है? तो मैं ये चीज कर रही हूँ ना, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती इस बार जो सीटेट को लेके है कि इसमें से ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेपर इतने टफ हो जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आप बस बेसिकली मैं इतना कहूंगी कि आप मेरे वीडियोस को देखिए, सीरियसली एक अच्छे से इसको देखिए, इसका ओवरव्यू करिए, उसके बाद अपने नोट्स को पढ़िए एंड प्रीवियस ईयर लगाइए एंड रिवीजन करिए। आप ट्रस्ट कर लो, आपका एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा। परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन थे? परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो ये है किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक महोदय परियोजना विधि यानी कि जब आपसे पूछ लिया जाए कि परियोजनाएं बनाना, तो ये सारी चीजें ये भी किसी विद्वान ने दी ही है। समस्या समाधान विधि क्या है? जब आप समस्या का समाधान करते हो तो ये चीजें क्या है? ये बच्चे के तर्क, अनुभव और खोज को प्रेरित करता है। यानी कि बच्चे के अंदर जब आप उसके समस्याओं का समाधान करते हो तो वो आपसे, जैसे आपने उसके आंसर बताए तो आपसे पूछेगा कि मैम ये क्यों हुआ, मैम ऐसा क्यों हुआ, मैम ऐसा क्यों नहीं हुआ। यानी कि क्या हुआ कि हम उसके साथ थोड़ा बहुत तर्क कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उसके अनुभव के साथ उसको जोड़ रहे हैं, और फिर हम उसे भी कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं कि बेटा ठीक है, आप मुझे कल इस चीज के बारे में सोच के बताना। या फिर आपका ये होमवर्क रहा कि आप इसको अपने हिसाब से सोच के बताओगे, अपने सोर्स से इसे पता करके बताओगे। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चा उस चीज में इंगेज होगा, और जब इंगेज होगा, जब वो सोचेगा, तो वो वहां पे एक्टिविटी करेगा, और एक्टिविटी जो है वो बहुत जरूरी है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षण का समर्थक कौन है? तो बाल केंद्रित शिक्षण का समर्थक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो आप हमेशा याद रखो, इसमें से किसी एक को, अगर आपसे, मैं तो यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे कलेक्ट करके लाई हूँ, बट अगर आपसे किसी एक को भी इसमें से रख देना तो आपको याद होने चाहिए, जिसमें से रूसो है, फ्रोवेल है एंड पेस्टालॉजी है। ये सभी के सभी बाल केंद्रित शिक्षण के समर्थक थे। तो अगर आपसे किसी एक के बारे में, एक को भी लेके पूछा जाता है, बहुत बहुत बार ना हाँ करके पूछा जाता है, इसमें से कौन थे कौन नहीं थे, तो आप एटलीस्ट इन सारी चीजों को याद रख के जाना। अन्वेषण विधि किससे संबंधित है? ये खोज आधारित विधि है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्यान विधि उपयुक्त है किसके लिए? व्याख्यान विधि किसके लिए उपयुक्त है? ये है उच्च कक्षाओं के लिए। व्याख्यान करके सिर्फ बच्चे को समझाना है तो आप हायर स्कूल्स में सिखा सकते हो। बच्चे जब बड़े हो गए हैं, उनके जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं वो बढ़ चुके हैं, तो आप वहां पे उन्हें समझाओगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी। क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे को सिर्फ बोल के, सिर्फ लेक्चर दे के चले जाएंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा ना, जब तक आप उन्हें इंगेज नहीं करेंगे, जब आप उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो। क्लियर? शिक्षण का सबसे प्रभावी साधन क्या है? शिक्षण विधि का सबसे प्रभावी साधन क्या हो सकता है? आप मुझे बताओ। तो सबसे प्रभावी साधन क्या है? यहाँ पे सबसे प्रभावी साधन हो जाएगा शिक्षक। शिक्षण विधि में सबसे प्रभावी साधन ही है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक तो होना चाहिए ना पढ़ाने के लिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सामूहिक चर्चा विधि से विकसित होती है। सामूहिक चर्चा विधि से विकसित होती है। क्या विकसित होती है? ये सभी आत्मविश्वास, नेतृत्व, सहयोग, यानी कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। परियोजना विधि आधारित है किस पर? परियोजना विधि किस पर आधारित है? क्रियात्मक कार्य पर, रटंत विद्या पर, भाषण पर, या फिर दंड पर? नहीं, यहाँ पे क्रियात्मक पर हो जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक यहाँ पे मार्गदर्शक है। शिक्षक क्या है? यहाँ पे मार्गदर्शक है। शिक्षक का मतलब दंड देना, डराना,
पिटाई करना, ये सारी चीजें नहीं है। शिक्षक का मतलब है बच्चे को मार्गदर्शक देना, उनको गाइड करना कि बेटा ये सही है, ये गलत है, इस तरह से पढ़ो, इस तरह से लिखो। तो शिक्षक का सही मतलब यही होता है। अच्छा, इसका फॉन्ट छोटा गया। खेल विधि का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, अनुभव, आनंद और अधिगम, ये सारे के सारे आंसर सही हैं। सहपाठी अधिगम का अर्थ किससे है? तो क्या है यहाँ पे? विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी को सिखाना। सहपाठी अधिगम में हमेशा बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ सीख लेता है, और इस विधि से आप बच्चे 2-2, 3-3 या फिर पूरे क्लास को इंगेज कर सकते हो, और आप पूरे अच्छे से अपने आपका जो टॉपिक है उसे पढ़ाओगे और बच्चे को समझ भी आएगा और वो खेल खेल में सीख जाएगा। तो इसे कहते हैं सहपाठी अधिगम। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है किस पर? शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? तो बच्चे के रुचियों पर निर्भर करेगा, यानी किसका? अच्छा, ये तो सारे हो सकते हैं, विषय है, कक्षा स्तर है, तो इसका आंसर आप डी कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? एक सेकंड, इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? व्याख्यान विधि की सीमा है। व्याख्यान विधि की क्या सीमा है? एक कतार में बोलते जाओ, या फिर निरस्ता से बोलते जाओ, या फिर कम सहभागिता का। यहाँ पे देखिए, जब आप व्याख्यान विधि भी करते हो ना, तो उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। एक तरफा नहीं आप बोल सकते हो, ठीक है? एक तरफा बोलना, नीरस बोलना, कम सहभागिता वाला बोलना, ये सारी की सारी उसकी सीमाएं हैं। इसको आप ध्यान में रखोगे कि ये चीजें ना हो। व्याख्यान विधि की सीमा, चलो ये तो हो गया। अगला कहता है कि सर्वोत्तम शिक्षण विधि वह है, कौन सी है? सबसे सर्वोत्तम विधि बेटा वही होती है ना जहाँ पे बच्चा रुचि ले, जहाँ पे जो रोचक हो। क्लियर? प्रभावी अधिगम कराए, जिससे प्रभावी अधिगम हो और बच्चा एक्टिव हो, बच्चा सीख रहा हो, बच्चे के अंदर ऐसा ना हो कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो और बच्चे चुपचाप मुंह लटकाए बैठे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या हुआ फायदा इस ऐसे पढ़ाने का? क्रियात्मक अधिगम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्रियात्मक अधिगम का अर्थ क्या हो जाएगा? करके सीखना, यहाँ पे डू लर्निंग हो जाएगी। यानी कि इफेक्टिव लर्निंग तो वही हुई ना जब बच्चा उस टाइम इंगेज हो, बच्चा वो चीजें कर रहा हो, बच्चा उसमें रुचि ले रहा हो। क्लियर? तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मूल्यांकन एवं मापन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे ही जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक है, आप समझ लो कि आपको आपके यहाँ 1 से 2 नंबर इसमें से जरूर आने वाले हैं। तो इसलिए आप इवोल्यूशन एंड असेसमेंट से भी चीजें करके जाइए, ठीक है? आगे देखो, CCE का मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर? CCE का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो कॉन्टिन्यूअस कॉम्परे क्या है, 1 मिनट। CCE ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। गठनात्मक मूल्यांकन किया जाता है कभी कभी बीच में। गठनात्मक मूल्यांकन बीच में किया जाता है। क्या है? समापनात्मक मूल्यांकन आप कब करोगे? तो कब करोगे? ये ग्रेड देने के लिए किया जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का उदाहरण क्या है? तो इसका तो आपको सबको पता होगा ना, MCQ। यहाँ पे निबंध और वर्णनात्मक लघुत्तरीय का मतलब ही नहीं है, लघुत्तरीय तो अलग हो गया। विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? स्थिरता, सरलता, कठिनाई या सुंदरता। यहाँ पे हो जाएगा स्थिरता। क्लियर? वैधता का संबंध किससे है? माप से, उद्देश्य से, समय से या अंक से? वैधता का उद्देश्य से संबंधित है। अगर हम देखें निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, निदानात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो सकता है? कमजोर, जो वहां पे कमजोरी की पहचान करना। निदानात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि जो बच्चे के अंदर कमजोरी है, यानी कि जो चीज उसकी वीक है, जिस सब्जेक्ट में वो वीक है, आप उसको पकड़ो, आप उसको समझो। इसलिए हम पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, ताकि जब बच्चा अगले साल एग्जाम दे के किसी नेक्स्ट क्लास में जाए तो उसका पूरा का पूरा ईयरली आपके पास डाटा हो, जिससे आपको पता चले कि उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसमें क्या चीजें इंप्रूव करनी है, उसने मैथ कितनी पढ़ी, साइंस कितनी पढ़ी, SST कितनी पढ़ी, उसके स्कोर कार्ड कितने बन रहे हैं, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कितनी हो रही हैं। तो इसलिए ये सारी चीजों के लिए आपका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। मौखिक परीक्षा का लाभ क्या है? अगर आप मौखिक परीक्षा लेते हो तो उसका लाभ क्या होता है? शीघ्र मूल्यांकन आप कर लेते हो, अभिव्यक्ति को जानते हो और आत्मविश्वास भी बढ़ता है बच्चे का। इसका तो डी आंसर बिल्कुल सही लग रहा है मुझे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहते हैं कि सतत मूल्यांकन में शामिल है, क्या शामिल है सतत मूल्यांकन में? गृह कार्य, कार्य योजना या पाठ योजना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। मापन का संबंध किससे है? मापन का संबंध किससे होगा? तो ये है संख्यानात्मक आंकड़ों से, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मूल्यांकन का उद्देश्य किससे है? मूल्यांकन किस लिए करते हैं? आप एज अ टीचर, आप कल को टीचर बनोगे तो आप मूल्यांकन क्यों कर रहे हो? बच्चे का सुधार करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और उसका प्रगति मापन करने के लिए। तो हाँ बिल्कुल, हम बच्चे के दुश्मन थोड़ी हैं, हम तो इसलिए उनका असेसमेंट करेंगे ताकि हम देख पाए कि जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कौन सी ऐसी चीजें जो वीक हो रही हैं जिस वजह से बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। मापनीकृत परीक्षा होती है, कब होती है? मापन मापदंड पर आधारित होती है मापनीकृत परीक्षा। क्लियर? यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है कि प्रगति पत्रक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? प्रगति पत्रक केवल अंक, केवल ग्रेड। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई आंसर आपसे केवल की बात करे, किंतु की बात करे, परंतु की बात करे, लेकिन की बात करे, तो वहां से निकल लीजिए। प्रश्न बैंक का उद्देश्य है, क्या है प्रश्न बैंक का उद्देश्य भाई? प्रश्न संग्रह, अभ्यास करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना। हाँ बिल्कुल, तो इसके साथ तो हम सारे आंसर सही हो सकते हैं, यानी कि इसका तो सारा आंसर सही हो गया। मूल्यांकन का सबसे आधुनिक रूप क्या है? मूल्यांकन का सबसे आधुनिक रूप क्या है? देखिए, वार्षिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा और इकाई परीक्षा। आप भी देखते हो कि ईयरली भी एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, पर इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी ये कहती है, अगर आप एनईपी पढ़ोगे नई वाली, या फिर अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे, तो आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट भी हमें कह रही है कि हमारा एजुकेशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का होना चाहिए। क्लियर? यानी कि लगातार उस प्रक्रिया को किया जाए और बच्चे का यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए। इसलिए हमने देखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया, समावेशी शिक्षा को लाई गई। जो भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में हो रहे थे बच्चों, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो क्या है कि उस समय पता नहीं क्या चीजें थी, बट टीचर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो नहीं था, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा कुटाई होती थी। और आजकल क्या है कि हर चीज जो है वो हर एक चीज, मतलब बच्चे को सेंटर में रख के आपको पढ़ाना है। आप बच्चे को डांट नहीं सकते हो, बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या है, ये अपने एजुकेशन, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के पिलर्स हैं। और आप एक टीचर हो तो बीइंग अ टीचर हमें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लेनी है कि हम अपने क्लासरूम में इक्वालिटी को देखना, उसके बाद इंक्लूसिव क्लासरूम्स को देखना, किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना। ये सारी की सारी चीजें हम करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ अपना एग्जाम दोगे तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहे हो, तो आप अपने आंसर को पॉजिटिव वे में टिक करके आओगे। और जब भी आप पॉजिटिव टिक करोगे, यानी कि आपने बच्चे को सेंटर में रख के अपने आंसर्स को किए हैं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही हो। और ये एक ट्रिक है सीटेट पास करने की। क्लियर? या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है, जिसमें सीडीपी पूछी जाती है, जिसमें बच्चे के क्योंकि आपको क्यों पढ़ना है कि किस एज में बच्चे का मेंटल कंडीशन कैसा है, क्यों पढ़ना है कि किस एज में बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या सॉल्यूशंस है। क्योंकि हम एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि हम इस क्लास के टीचर हैं, तो उस क्लास के एज के बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। रीजन तो यही है ना हमें पढ़ाने का, या फिर हमें इस सिलेबस को जानने का। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चीजों को समझिए और फिर एक सही वे से, सही गाइडेंस के साथ और सही तरीके से अपनी तैयारी करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। सो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।